हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर्यन गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 10 यानी वेव ऑप्टिक्स के कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स। लास्ट क्लास में लेक्चर नंबर 28 में हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। आज की क्लास में उसके आगे के कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जो आपके वेव ऑप्टिक्स से रिलेटेड है। अब वेव ऑप्टिक्स में 4 टॉपिक आते हैं। एक आपका आता है हाइगेंस का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत, और एक आता है व्यतिकरण, फिर आता है विवर्तन, और उसके बाद ध्रुवण। ये चारों टॉपिक से रिलेटेड मैं जितने भी क्वेश्चन है, मैं उस क्वेश्चन को आंसर से ढूंढ के छांट के आप लोगों के लिए एक तरफ से क्वेश्चन लेकर आप लोगों को सॉल्व करवाता हूँ। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है बच्चों। आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी तैयारी हो रही है न्यूमेरिकल्स की प्लस जो भी डेरिवेशन है उन सब की। ये हमारा आज होने वाला है लेक्चर नंबर 29। 28 लेक्चर में हम लोगों ने आपके रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन और न्यूमेरिकल हैं उसको कर रहे हैं। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज की क्लास में हम लोग केवल वेव ऑप्टिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे, जो आपके बोर्ड परीक्षाओं में पिछले 10 वर्षों से लगातार पूछे जा रहे हैं। तो उन्हीं क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो ये सारे PYQs ही है, ठीक है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है बच्चों। वीडियो देखने के बाद अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग वहां से जाके PDF को बिल्कुल फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। उसका कोई भी चार्ज आप लोगों को नहीं देना होगा, ठीक है ना, बिल्कुल फ्री PDF है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ जाएगा, उसका सॉल्यूशन मैं इधर करूंगा, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हैं तो PDF से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन, कि समान आवृत्ति की दो तरंगों के आयाम 5:3 के अनुपात में है। व्यतिकरण क्षेत्र में कंपनों के महत्तम एवं न्यूनतम आयामों तथा तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है व्यतिकरण वाले लेसन से है, व्यतिकरण वाला जो टॉपिक है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल है बच्चों। व्यतिकरण वाला इंटरफेरेंस वाला जो टॉपिक है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हर साल बोर्ड परीक्षा में आते हैं, चाहे वो आपके YDSE से रिलेटेड हो, यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड हो, या महत्तम न्यूनतम तीव्रताओं से रिलेटेड क्वेश्चन हो। हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो दिया गया है, दो तरंगों के आयाम दिए हमें, ठीक है। क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन हम करते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन उसका। पहला कह रहा है क्वेश्चन में कि दो तरंगों के आयामों के अनुपात दिए हैं। कितना है? 5:3 के अनुपात में है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर कि माना तरंगों के आयाम A1 व A2 है, A1 व A2 है, हम ये मान लेते हैं, ठीक। तो हमें दिया क्या है? हमें दिया है, इनका अनुपात दिया है A1/A2। कितना दिया है? 5:3 के अनुपात में है, ठीक। 5:3 के अनुपात में है, ठीक है। अब जो है हमें मैक्सिमम और मिनिमम आयाम निकालना है और मैक्सिमम और मिनिमम तीव्रता निकालनी है, ठीक है। अधिकतम और न्यूनतम आयाम का अनुपात और अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात निकालना है, ठीक है। तो अधिकतम आयाम का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, ए मैक्सिमम जो हम लोग निकालते हैं वो अधिकतम आयाम कब प्राप्त होता है? जब दोनों तरंगों का श्रृंग मिलता है तब अधिकतम आयाम होता है। यानी A1 और A2 जब दोनों एक साथ मिलेंगे, प्लस होंगे, तब अधिकतम मिलेगा। और मिनिमम कब मिलेगा? जब दोनों माइनस होंगे, ठीक है ना। हमने आपको व्यतिकरण वाले टॉपिक में इसको डिटेल से पढ़ाया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा और हमारे चैनल पर भी है। आप लोग वहां से जाके इसको पूरा देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम किसी एक का मान निकाल लेते हैं। यहाँ से हम A1 का मान निकाल लें, A2 का मान निकाल लें। तो यहाँ से हम A1 का मान निकाल लेते हैं। तो A1 बराबर हो जाएगा 5/3 और ये इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा A2, ठीक है ना। अब उसके बाद हम जानते हैं, अतः लिखेंगे, अतः अधिकतम आयाम A मैक्सिमम बटे A मिनिमम, इसका अनुपात हमें निकालना है। तो ये कब होता है? जब A1 प्लस A2 होता है। और ये कब होता है? जब A1 माइनस A2 होता है। माइनस लगाइए, डिफरेंस लगाइए, कोई दिक्कत नहीं,
A1 माइनस A2 होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे, A1 की वैल्यू है हमारे पास, तो यहाँ से A मैक्सिमम जो मिलेगा, A मैक्सिमम बटे A मिनिमम बराबर में A1 तो ऐसे रख लीजिए, A1 की वैल्यू कितना है 5/3 A2, तो 5/3 A2 और प्लस A2 ऐसे रख लीजिए, यहाँ नीचे 5/3 A2 और माइनस A2 ऐसे रख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से A मैक्सिमम बटा A मिनिमम कितना मिलेगा, इसका इधर मल्टीप्लाई होगा तो 5 3 8 A2/3 हो जाएगा, 8 A2/3। यहाँ इसका मल्टीप्लाई होगा तो 5 में से 3 जाएगा, 2 A2/3 हो जाएगा। अब 3 से 3 कट जाएगा, A2 से A2 कट जाएगा, और 2 1 के 2, 2 चौके 8। ये A मैक्सिमम बटे A मिनिमम कितना आएगा, 4:1। हम यहाँ पर लिखते हैं A मैक्सिमम बटे A मिनिमम कितना आ रहा है, 4/1, यानी इसका जो अनुपात होगा वो क्या होगा, 4:1। अतः अनुपात यहाँ लिख सकते हैं, अतः अनुपात क्या होगा, 4:1। यही क्या हो जाएगा, पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसी में आगे कुछ पूछ रहा है कि महत्तम और न्यूनतम आयामों और तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो ये तो आयाम का अनुपात हो गया, A मैक्सिमम और A मिनिमम का अनुपात कितना हो गया, 4:1। अब हम निकालते हैं अब तीव्रता का। अब हम जानते हैं तीव्रता जो होती है, प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, ठीक है ना। तो हमें I मैक्सिमम चाहिए, I मैक्सिमम बटे I मिनिमम, इन दोनों का अनुपात चाहिए। तो ये कब होगा मैक्सिमम, जब A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर करें, क्योंकि तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, यहाँ K भी आएगा, ठीक है। वैसे लिखिए चाहे ना लिखिए, I मिनिमम में क्या आएगा, K A1 माइनस A2, जहाँ K क्या है, कांस्टेंट है, ठीक। K से K क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब A1 प्लस A2 का मान कितना है, A1 प्लस A2 का मान हमने निकाला है, कितना आया, 4। और A मिनिमम का मान A1 माइनस A2 का मान कितना है, 1 है। तो हम यहाँ से रख सकते हैं A मैक्सिमम, ये क्या है, A मैक्सिमम है, और ये क्या है, A मिनिमम है। लेकिन A मैक्सिमम का होल स्क्वायर, इसको हम यहाँ पर लिखते हैं I मैक्सिमम बटे I मिनिमम बराबर में, यहाँ हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं A मैक्सिमम बटे A मिनिमम। अंदर वाली चीज A1 प्लस A2 क्या है, A मैक्सिमम है, A1 माइनस A2 क्या है, A मिनिमम है। तो इसको लिख के हम क्या करते हैं, होल स्क्वायर लगा देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से I मैक्सिमम बटे I मिनिमम कितना मिलेगा, इसकी वैल्यू कितना आई है, 4:1, तो ये हो जाएगा 4/1 का होल स्क्वायर। इस हिसाब से यहाँ से I मैक्सिमम बटे I मिनिमम बराबर हो जाएगा आपका 4 चौक 16/1, यानी अनुपात जो होगा वो क्या होगा, 16:1 होगा तीव्रता का, ठीक। तो तीव्रता का अनुपात 16:1 और आयाम का अनुपात 4:1, ठीक है ना। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ जाएगा, मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2018 में भी क्वेश्चन आया है और 2022 में भी आया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए आप लोग और इसका सॉल्यूशन देखिए। कह रहा है कि दो प्रकाश तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात x है। दो प्रकाश तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात क्या है, x है। कह रहा है तरंगों के अध्यारोपण से उत्पन्न परिणामी तरंग की अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं में अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात दिया है और अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात पूछ रहा है। तो हम मान लेते हैं, यहाँ पर बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। हम मान लेते हैं, माना दोनों तरंगों की
तीव्रताएं I1 व I2 हैं। तीव्रता को हम I से दिखाते हैं, तो I1 व I2 हैं, ठीक है, ये हमने मान लिया। अब हमें दिया क्या है, हमें क्वेश्चन में दिया है I1 बटे I2 बराबर क्या दिया है, x। इनका अनुपात क्या है, x है, तो इसके नीचे हम 1 कर सकते हैं, ठीक है ना। तो I1 बटे I2 बराबर x, ये हमें क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। दोनों तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात जो है वो x है, ठीक। अब हम जानते हैं चूंकि तीव्रता जो होती है वो आयाम के वर्ग के क्या होती है, बराबर होती है, या आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। तो I1 बटे I2 बराबर हम जानते हैं होता है A1 का स्क्वायर बटे A2 का स्क्वायर। तीव्रता जो होती है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती, तो पहली तीव्रता पहले आयाम के, दूसरी तीव्रता दूसरे आयाम की, ठीक है ना। के भी आता है लेकिन के कट जाएगा। अब इसके बाद जो है यहाँ से हम क्या करते हैं, I1 और I2 की वैल्यू हम यहाँ से रख देते हैं, जो हमें दिया है, ये क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, ये हमें दिया है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रख देते हैं, तो ये हो जाएगा x/1 बराबर में, इसको हम लिख सकते हैं A1 बटे A2 का होल स्क्वायर, लिखा जा सकता है, ठीक है ना। अब स्क्वायर को अगर इधर भेज देंगे तो ये मिलेगा हमें A1 बटे A2, इसको सीधा करके लिख देते हैं, इसको इधर इसको इधर, ठीक है। A1 बटे A2 स्क्वायर इधर आएगा, अंडर रूट लग जाएगा, तो अंडर रूट में हो जाएगा x/1, ठीक है ना। अब रूट से जब बाहर निकलेगा तो A1 बटे A2 बराबर में हो जाएगा रूट x बटे 1, ठीक है। फिर वही काम यहाँ से किसी एक का मान निकाल लीजिए, A1 का मान निकालते हैं, तो A1 बराबर हो जाएगा रूट x इंटू A2, या लिखिए A2 इंटू रूट x, ये हमें मिल जाएगा A1 का मान, ठीक है। A1 का मान हमने क्यों निकाला, क्योंकि हमें क्या निकालनी है, मैक्सिमम और मिनिमम तीव्रता का अनुपात निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे अतः I मैक्सिमम बटे I मिनिमम, ये बराबर होगा A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर बटे, यहां पर होगा A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, क्योंकि मैक्सिमम तीव्रता जोड़ने पर आती है, मिनिमम तीव्रता जो होती है आयामों को घटाने पर मिलती है, ठीक है ना। अब यहां से I मैक्सिमम जो मिलेगा हमें, I मैक्सिमम बटे I मिनिमम, तो A1 प्लस A2, A1 प्लस A2 मतलब A1 का मान हम यहां से रख दें A2 रूट x, तो A2 रूट x प्लस A2 पूरे का होल स्क्वायर, नीचे आ जाइए A2 रूट x माइनस A2 पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब जो है यहां से I मैक्सिमम बटे I मिनिमम, यहां से क्या करते हैं, A2 यहां भी है, A2 यहां भी है, तो A2 को हम क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं, तो A2 जो है वो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, रूट x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी A2 बाहर आ जाएगा, तो ये हमें मिलेगा रूट x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये दोनों क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब इसके बाद जो है I मैक्सिमम बटे I मिनिमम बराबर में हमें क्या मिलेगा, रूट x प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे रूट x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा, महत्तम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात हो जाएगा, ठीक है ना। यही आंसर है आपका। समझ में आया बच्चों आप लोगों को, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर आ जाएगा, मैं पढ़ दे रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि यंग के द्विझिरी प्रयोग में झिर्रियों के बीच की दूरी 0.28 mm है, ठीक है, तथा पर्दा 1 मीटर की दूरी पर 1.4 मीटर की दूरी पर रखा गया है। कह रहा है केंद्रीय दीप्त फ्रिंज एवं चतुर्थ दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी 1.2 सेंटीमीटर मापी गई है। प्रयोग में उपयोग किए गए प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो ये जो है यंग के डबल स्लिट वाला जो डेरिवेशन था
वहां से ये क्वेश्चन रिलेटेड है। इससे YDSE से रिलेटेड जो है बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, 4 नंबर में 5 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, छोटे क्वेश्चन भी आते हैं, वो भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको, इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। यहाँ पर पहले समझ लीजिए, थोड़ा सा फिगर बना के हम आपको बता देते हैं कि YDSE में क्या होता है। कि जैसे यहाँ पर एक क्या है, प्रकाश स्रोत है, इसके सामने यहाँ पर डबल स्लिट रखी होती है, ठीक है, और उसके आगे यहाँ पर क्या होता है, एक पर्दा होता है, ठीक है। तो स्लिटों के बीच की जो दूरी होती है, यहाँ से स्लिटों के बीच की जो दूरी होती है उसको हम लोग किससे दिखाते हैं, स्मॉल d से, ठीक है। ये स्लिटों के बीच की दूरी होती है, स्मॉल d से दिखाते हैं, और स्लिट से पर्दे की दूरी को हम लोग कैपिटल D से दिखाते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर बनती है केंद्रीय फ्रिंज। केंद्रीय फ्रिंज से किसी भी, चाहे वो तीसरी हो, चौथी हो, कोई भी हो, हमें यहाँ पर एक बिंदु P मानते हैं और इसकी यहाँ से दूरी को हम क्या दिखाते हैं, x से दिखाते हैं, ठीक है ना, बस यही है। तो उसके बाद इस क्वेश्चन में दिया क्या है, कह रहा है कि यंग के द्विध्रुवीय प्रयोग में झिर्रियों के बीच की दूरी 0.28 mm है। ये स्मॉल d की वैल्यू, झिर्रियों के बीच की दूरी यहाँ पर दे रहा है स्मॉल d बराबर, यहाँ पर हम लिखते हैं, यहीं पर लिख देते हैं, d बराबर दिया है क्वेश्चन में, तीसरा क्वेश्चन है, स्मॉल d बराबर 0.28 mm, ठीक। तो इसको हमें मीटर में बदल देना है, तो ये हो जाएगा 0.28 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, ठीक है। mm में है, मीटर में बदलेंगे तो 1000 से भाग कर देंगे इसको, ठीक है ना। 1000 से भाग करने का मतलब हुआ 10 की घात -3 से गुणा, ठीक है। अब इसके बाद इसको हम थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 2.8 इंटू 10 की पावर -4 मीटर, ठीक। एक अंक दसवें हम इधर ले गए हैं और इसलिए यहाँ पर -1 हो जाएगा, ठीक है ना। आगे क्या दिया है, पर्दे के बीच की दूरी जो दे रहा है वो कितना दे रहा है, 1.4, यानी कैपिटल D की जो वैल्यू है वो 1.4 मीटर है, 1.4 मीटर ये क्वेश्चन में दिया है। कह रहा है केंद्रीय दीप्त फ्रिंज और चतुर्थ दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी 1.2 है, यानी केंद्रीय दीप्त फ्रिंज ये और चतुर्थ दीप्त फ्रिंज हम मान लेते हैं यहाँ पर बन रही है, यानी चौथी, तो x4, ये हमें x4 बराबर दे रहा है। x4 बराबर क्या दे रहा है, 1.2 सेंटीमीटर, तो 1.2 सेंटीमीटर, इसको हम मीटर में बदल देते हैं, तो x4 जो मिलेगा हमें क्या मिलेगा, 1.2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, ठीक है ना। सभी चीजों को मीटर में हमें चेंज कर लेना है। अब जो है क्या पूछ रहा है, तरंग दैर्घ्य लैम्डा का मान पूछ रहा है, आपसे जो है क्या पूछ रहा है, लैम्डा का मान पूछ रहा है। अब यहाँ पर इसको सॉल्यूशन करते हैं, देखिए। अब हम जानते हैं दीप्त फ्रिंज के लिए यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि दीप्त फ्रिंजों के लिए, दीप्त फ्रिंजों के लिए, दीप्त फ्रिंजों के लिए फॉर्मूला क्या होता है, xn बराबर, xn हो गई किसके लिए, दीप्त के लिए, xn बराबर होता है n d लैम्डा बाई स्मॉल d, ये फार्मूला होता है, ठीक है। दीप्त फ्रिंज की स्थिति निकालने का फार्मूला होता है। अब यहाँ पर अच्छा एक चीज और है, यहाँ n बराबर जो है, n की जगह क्या दिया है, 4 दिया है, तो हम यहीं पर लिख देते हैं n बराबर यहाँ पर क्या दिया है, 4 दिया है, चौथी दीप्त फ्रिंज, ठीक है ना, n बराबर 4। तो यहाँ पर रखेंगे x4 बराबर, n की जगह क्या रखेंगे 4 इंटू कैपिटल D की जगह क्या रखेंगे, कैपिटल D का मान आपको दिया गया है कितना, 1.4 मीटर, तो 1.4 मीटर इंटू लैम्डा आपको फाइंड करना है, स्मॉल d का मान कितना है, यहाँ से 2.8 इंटू 10 की पावर -4 मीटर, तो इसको रख देंगे 2.8 इंटू 10 की पावर -4 मीटर, ठीक है। अब यहाँ से x4 का भी मान यहाँ पे दिया है, x4 का मान है 1.2 इंटू 10 की पावर -2, लेकिन इसको हम अगली लाइन में रखेंगे, तो पॉइंट से पॉइंट काटेंगे, तो यहाँ 14 1 के 14, 14 दूना 28 और 2 से इसको काट देंगे तो 2 दूनी 4, x4 की वैल्यू रखिए 1.2 इंटू 10 की पावर -2 और बराबर में यहाँ पर देखिए क्या बचा, 2 लैम्डा और ये ऊपर चला जाएगा तो 10 की घात +4 हो जाएगा, ठीक है। हमें केवल लैम्डा का मान निकालना है, तो सारी चीजें इधर भेज देंगे, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा 1.2 इंटू 10 की पावर -2 और बटे में 2 गुणे 10 की घात 4, ये। अब इसके बाद 2 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो 2 छंग 12, 0.6 आएगा,
तो लैम्डा बराबर हम लिख सकते हैं 0.6 इंटू 10⁻⁻2 ऊपर, और ये भी ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻4 हो जाएगा। या इसको हम लोग लिखें 0.6 गुणे 10⁻⁻6, या इसको लिख सकते हैं लैम्डा बराबर 6 गुणे 1, एंगस्ट्राम में लिखते हैं तो 1 हो गया, 2 3 4, 4 अंक दशमलव इधर आए हैं तो 4 इसमें से माइनस होगा, -6 और -4 होगा, यानी ये हो जाएगा लैम्डा बराबर 6000 गुणे 10⁻⁻10 मीटर। इसको हम एंगस्ट्राम में लिखेंगे तो लैम्डा बराबर हमें मिलेगा 6000 एंगस्ट्राम। यही हो जाएगा जो व्यतिकरण में प्रयुक्त प्रकाश है उसकी तरंगदैर्घ्य कितना हो जाएगी, 6000 एंगस्ट्राम। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप एंगस्ट्राम में लिखिए तरंगदैर्घ्य है, चाहे नैनोमीटर में लिखिए, क्योंकि तरंगदैर्घ्य बहुत छोटी होती है, इसलिए या तो ये नैनोमीटर में लिखी जाती है या एंगस्ट्राम में लिखी जाती है। तो अगर आप इसको नैनोमीटर में लिखते हैं तो 600 नैनोमीटर हो जाएगा, और एंगस्ट्राम में लिखते हैं तो 6000 एंगस्ट्राम हो जाएगा, क्योंकि एक एंगस्ट्राम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर, और एक नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। ठीक है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, समझ में आया होगा आप लोगों को। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है इसी व्यतिकरण से रिलेटेड है, इसलिए हमने यहाँ फिगर नहीं मिटाया है। ठीक है ना, आपको इसी में समझाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ, स्क्रीन पर भी आ जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि यंग के व्यतिकरण प्रयोग में 6000 एंगस्ट्राम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए स्लिटों से 1 मीटर की दूरी पर रखे पर्दे पर फ्रिंज की चौड़ाई 0.06 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया गया है पर्दे की दूरी जो है कितना दी गई है, d 1 मीटर है, और लैम्डा जो है 6000 एंगस्ट्राम है। ठीक है, तो कैपिटल D बराबर दिया है, यानी स्लिट से पर्दे की दूरी 1 मीटर है, 1 मीटर। ठीक, और लैम्डा जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 6000 एंगस्ट्राम। ठीक है, 6000 एंगस्ट्राम, या हम लोग इसको लिख सकते हैं कि लैम्डा बराबर 6 गुणे 10⁻⁷ मीटर। डायरेक्ट थोड़ा कर दिए हैं, एक एंगस्ट्राम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर, और 3 10⁻3, ये 10⁻10 में से 10⁻3 माइनस करेंगे, 10⁻⁷ आएगा। इसके बाद और क्या दिया गया है कि 1 मीटर दूरी पर रखे पर्दे पर फ्रिंज की चौड़ाई 0.06 सेंटीमीटर है, यानी इस स्थिति में बीटा जो दिया है वो 0.06 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 0.06 गुणे 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, या इसको हम लोग लिख सकते हैं कि जो है 6 गुणे 10⁻⁻4 मीटर। ठीक है, 2 अंक दशमलव और इधर हम लेकर चले गए हैं। और आगे क्या दिया है कि इसी स्थिति में यदि 5000 एंगस्ट्राम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश प्रयोग में लाया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई कितनी होगी। यानी ये जो दिया है ये हमें λ1 दिया है, ये हमें λ1 दिया है, तो बीटा इतना है। अब अगर λ2 कह रहा है 5000 एंगस्ट्राम, 5000 एंगस्ट्राम का प्रकाश अगर प्रयोग में लाया जाए तो यानी λ2 हम यहाँ से और निकाल दें तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻⁷ मीटर। तब आपकी फ्रिंज की चौड़ाई बीटा पूछ रहा है, यानी ये β1 दिया है और ये β2 पूछ रहा है। ठीक है, β2 पूछ रहा है, लैम्डा और λ1 λ2 दे रहा है, यानी फ्रिंजों की चौड़ाई ही पूछ रहा है। तो हम जानते हैं फ्रिंज चौड़ाई का जो फॉर्मूला होता है, फ्रिंज की चौड़ाई, ये सभी फ्रिंजें एक जैसी ही बनती है। ठीक है, चाहे वो दीप्त फ्रिंज हो या अदीप्त फ्रिंज हो, सभी फ्रिंजें समान चौड़ाई की होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम निकालते हैं, केवल तरंगदैर्घ्य बदली है तो इसलिए फ्रिंज चौड़ाई भी हो सकता है बदल जाए। तो फ्रिंज चौड़ाई का जो फार्मूला होता है, चूंकि हम जानते हैं बीटा बराबर क्या होता है, d λ/d, ये होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, β2 निकालना है। तो β1 के लिए लिखेंगे अतः β1, अतः λ1 के लिए जब पहली तरंगदैर्घ्य है तो λ1 के लिए हम लगाएंगे तो β1 हो जाएगा बराबर में d/λ1/d। ठीक, सभी वैल्यू यहाँ रखेंगे। तो β1 का मान कितना है, β1 का मान आपको दिया गया है 0. ये β1 का मान 6 × 10⁻⁻4, तो 6 × 10⁻⁻4 बराबर में कैपिटल D का मान आपको दिया है, कितना है, कैपिटल D का मान 1 है।
ठीक है, तो 1 गुणे लैम्डा वन का मान कितना है 6 गुणे 10 की घात माइनस 7, तो 6 गुणे 10 की घात माइनस 7। स्मॉल डी का मान नहीं दिया, इसको ऐसे रख लीजिए। ठीक है, यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इतना ही मान लीजिए। ठीक है, अब लैम्डा 2 के लिए देखेंगे। लैम्डा 2 के लिए जब प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितना हो 5000 एंगस्ट्रॉम हो तब बीटा 2 कितना होगा, तो बीटा 2 बराबर डी लैम्डा 2 बाई स्मॉल डी। यहां से बीटा 2 जो आपको मिलेगा वो डी का मान 1, लैम्डा 2 का मान 5 गुणे 10 की घात माइनस 7। ठीक, ये लैम्डा 2 का मान यहां से, और बटे स्मॉल डी की वैल्यू दी नहीं गई है, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। 1 को 2 से डिवाइड कर दीजिए या 2 को 1 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, समीकरण 2 को हम डिवाइड कर देते हैं समीकरण 1 से। ठीक है, किसी को भी डिवाइड कीजिए आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसको हम डिवाइड कर रहे हैं इससे, यानी बीटा 2 जो है वो डिवाइड हो रहा है किससे, बीटा 1 से। तो बीटा 2 की वैल्यू क्या है, इसको गुणा करा के लिखेंगे 5 गुणे 10 की घात माइनस 7 बटे में डी, और बीटा 1 कितना है, इसको हम गुणा करा के लिखेंगे तो 6 गुणे 10 की घात माइनस 7, 6 गुणे 10 की घात माइनस 7 बटे डी। ठीक है, डी से डी कैंसिल हो जाएगा और इसका गुणा यहाँ पर होगा, तो इस हिसाब से ये भी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद जो है यहाँ से हम बीटा 1 का मान भी रखते हैं, यहाँ से बीटा 1 का मान रखते हैं तो ये मिलेगा बीटा 2 बटे बीटा 1। बीटा 1 की वैल्यू कितना है, यहाँ से देखिए बीटा 1 की वैल्यू है 6 गुणे 10 की घात माइनस 4, और बराबर में यहाँ पर क्या मिल रहा है 5 बटे 6, यहाँ पर केवल हमें 5 बटे 6 मिल रहा है। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, बीटा 2 जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा 5 गुणे 10 की घात माइनस 4। फ्रिंज चौड़ाई है, फ्रिंज चौड़ाई बहुत ही छोटी होती है, ये आपका आया है मीटर में आया है, हम इसको मिलीमीटर में बदल देते हैं, तो इसको लिखेंगे 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर, या इसको लिखें बीटा 2 बराबर 0.5 mm। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 0.5 mm। ठीक है, आप चाहे तो इसे सेंटीमीटर में बदल सकते हैं, जिसमें मर्जी उसमें बदल दीजिए, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आप इतना भी लिख देंगे तो भी सही हो जाएगा। ठीक है ना, आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है बस, उसके बाद आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं आगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने देखा होगा, स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे, अगर स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए हैं तो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो मिलेंगे कल की क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।